नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पर हर कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाने वाली हूँ, चाहे वो आपका HTET, CTET, KVS या फिर कोई और टेट या फिर कोई और एग्ज़ाम। अगर आप ऐसे ही किसी टीचिंग एग्ज़ाम की या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का मेरा टॉपिक है NCERT की हिस्ट्री 6th क्लास की जो हम कर रहे हैं उसका 8वां लेसन। देखिए, सबसे उसका लेसन का नाम है अशोक एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध त्याग दिया। देखिए, इसका मेरा पहला क्वेश्चन है मौर्य वंश के शासक। देखिए, मौर्य वंश के जो प्रसिद्ध शासक थे वो चंद्रगुप्त थे, बिंदुसार थे और अशोक थे। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा अशोक था। मौर्य वंश के प्रमुख राजा था अशोक। क्या था ये? मतलब ये तीनों क्या थे? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार मौर्य वंश के प्रमुख राजा थे। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य का जब वो स्थापना की थी उसने, तो उसका साथ कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने दिया था, जो एक विद्वान था। कौटिल्य अथवा चाणक्य अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पहले मौर्य वंश की स्थापना की थी। हमारा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना कितने वर्ष पहले हुई थी? तो हमारा इसका आंसर होगा लगभग 2300 वर्ष पहले हुई थी। इस काम में चंद्रगुप्त की सहायता कौटिल्य नामक विद्वान ने की थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब चंद्रगुप्त शासक बना, उसने जब मौर्य वंश की स्थापना की तो उसका साथ किसने दिया? तो उसका साथ उस टाइम कौटिल्य ने दिया था। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य है। देखिए, कौटिल्य ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है मौर्य वंश के प्रमुख नगर। तो मौर्य वंश के प्रमुख नगर कौन कौन से थे उस टाइम? तो मौर्य वंश के प्रमुख 3 नगर थे। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा उज्जैन, तीसरा तक्षशिला था हमारा। जो पाटलिपुत्र थी वो उस मौर्य वंश की राजधानी थी। पाटलिपुत्र क्या थी? राजधानी थी, जो आज हम किस नाम से जानते हैं? पटना के नाम से हम जिसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि तक्षशिला क्या महत्व था उस टाइम? देखिए, तक्षशिला का क्या महत्व था? तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। कहाँ का आने जाने का मार्ग था ये? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग यानी कि रास्ता हमारा था। कौन सा? तक्षशिला। उज्जैन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उज्जैन कहाँ पड़ता था? उत्तरी भारत से जब हम दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं, यानी कि उत्तरी भारत से जब दक्षिण की तरफ जाते हैं तो उस रास्ते में पड़ता था। कौन सा? उज्जैन हमारा पड़ता था। अगला देखिए हमारा अशोक के शिलालेख। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर अशोक के हमें शिलालेख मिले हैं? सबसे पहला हमारा कंधार, लंपक, मनसेरा, सहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहादुर, गुज्जर, लुम्बिनी, रामपुरवा, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, गिरनार, सोपारा, सन्नाती, मस्की, ब्रह्मगिरी, जोगगढ़ और येरागुड़ी। देखिए, हमें ये सिर्फ माइंड में याद रखने हैं कि ये कौन कौन से थे। इनमें इम्पोर्टेंट जो है वो है रामपुरवा है हमारा, टोपरा है, कंधार है और सारनाथ है, सांची और लुम्बिनी, ये हमारे इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, रामपुरवा से हमें पॉलिश की हुई एक मूर्ति मिली थी। एक सांड की मूर्ति है जिसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, जो आज हमारे राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। सारनाथ का हमारा सांची का स्तूप मिला है, जो और एक विशाल स्तंभ मिला है जिसमें वो 3 शेरों वाली मूर्तियां हैं। ये हमारा कहाँ मिला है? सारनाथ में मिला है।
आगे है हमारा अशोक का परिचय। मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। अशोक का कौन था? अशोका मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था, बिंदुसार का बेटा था, और अगर हम कहें चंद्रगुप्त का पोता था। ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों में अपने संदेशों को चित्रित करवाया या लिखवाया था। अशोक की कलिंग पर विजय। देखिए, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। युद्ध में हुए खून खराबे ने उसकी युद्ध की जो नीति थी उसको बदल दिया। अशोक ने कलिंग के साथ एक युद्ध लड़ा था जो उसने राजा बनने के 8 साल बाद लड़ा था। युद्ध में जो खून खराबा हुआ उससे उसकी युद्ध नीति बदल गई। इसके बाद उसने भविष्य में युद्ध न करने का निश्चय किया। इसके बाद उसने ऐसा देखकर उसको वितृष्णा हुई और उसने सोचा कि इतनी जो खून खराबा हुआ है उसका क्या फायदा हुआ है। तो उसने वो प्रतिज्ञा ली कि मैं भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा। राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग विजय। राजा बनने के 8 साल बाद उसने कलिंग पर विजय और हमसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कलिंग पर उसने विजय प्राप्त की तो वो उसमें कितने सैनिकों को बंदी बनाया गया और कितने सैनिक मारे गए। तो बंदी बनाया गया 1.5 लाख सैनिकों को और मारे गए थे उसमें 1 लाख सैनिक। तो हमें यह भी याद रखना है। आगे हमारा अर्थशास्त्र में लिखा है। अर्थशास्त्र में क्या लिखा है? अर्थशास्त्र मैंने पीछे बताया था आपको किसकी पुस्तक है, ये कौटिल्य की है। वो उत्तर पश्चिम भारत कंबल के लिए प्रसिद्ध था। उस टाइम अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम जो भारत था वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो हमारे ये 2 क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? कंबल के लिए। और दक्षिण भारत हमारा सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। नजराना क्या होता है? जहां पर कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे। करों को क्या किया जाता था? नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था कि कर तो सबको देना अनिवार्य था। पर वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। नजराना क्या होता था? जो अनियमित रूप से, यानी कि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था कि सबको देना है वो नजराना। वो जो लोग अपनी इच्छा के अनुसार राजा को उपहार देते थे या फिर और कोई दान दक्षिणा देते थे तो उसको नजराना बोला जाता था। यह अगला हमारा क्वेश्चन, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेकुलस निकेटर का राजदूत था। कहाँ के राजा थे? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि सेकुलस निकेटर कहाँ का राजा था? तो वो पश्चिम एशिया के यूनान का राजा था। और उसका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कहाँ पर आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में वो आया था। तो इससे हमारे 3 क्वेश्चन निकलते हैं। आगे हमारा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में चर्चा की गई है इस लेसन में। देखिए उसके बारे में क्या बताया गया है? विशाल और खूबसूरत नगर। यानी कि पाटलिपुत्र क्या था? एक विशाल और खूबसूरत नगर था। विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, यानी कि उसके चारों ओर विशाल दीवार थी। प्राचीर दीवार को बोलते हैं। अगला हमारा 570 बुर्ज, 64 द्वार थे इसके अंदर। कितने द्वार थे? 64 द्वार और 570 बुर्ज। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 2 और 3 मंजिले घर थे। तो घर कितने मंजिला थे? 2 और 3 मंजिला घर थे। आगे है राजा का महल काठ से बना था। काठ से यानी कि लकड़ी से बना था, जिससे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था और जिसके ऊपर क्या था? पत्थर की नक्काशी की गई थी। आगे है धम। धम किसका कहा गया है? धर्म शब्द का प्राकृत रूप है, यानी कि जो धम है वो धर्म शब्द है और ये किस भाषा का शब्द है? प्राकृत भाषा का ये शब्द है। पिछले क्लास में हमारे भी खूबी आए थे जो भी प्राकृत भाषा के शब्द थे। आगे है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग। तटवर्ती उड़ीसा या उड़ीसा भी हम कह सकते हैं, उसका प्राचीन नाम क्या था? कलिंग। यानी कि कलिंग का अब नाम क्या है? उड़ीसा। देखिए अगले, अशोक का धम।
धम का अर्थ हमने समझ लिया कि धम का अर्थ होता है धर्म, जो प्राकृत भाषा का शब्द है। तो अशोक के धम में किसी देवता की पूजा व कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि अशोक के धम में किस चीज की आवश्यकता नहीं थी, और हमें 4 ऑप्शन देता है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा पूजा और कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। वे अपनी प्रजा को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते थे। अशोक के संदेश क्या क्या थे? अशोक के संदेश थे कि अपने दोस्तों व नौकरों से अच्छा व्यवहार करना। तो अशोक का पहला संदेश क्या था? अपने दोस्तों, नौकरों या फिर अपने पड़ोसियों से सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संदेश थे उनके। आगे हमारा लिपि। तो अशोक की लिपि कौन सी थी? लिपि थी उसकी ब्राह्मी लिपि थी। चीन की दीवार। चीन की दीवार के बारे में भी इस लेसन में जिक्र किया गया है। चीन की दीवार का निर्माण लगभग 2400 वर्ष पहले हुआ था, यानी कि जब हमारा मौर्य वंश की स्थापना हुई तो उससे कुछ टाइम पहले चीन की दीवार का निर्माण शुरू हो गया था, जो किस चीज से बनी? हमारी पत्थर और ईंट से बनी है। उसका उद्देश्य क्या था बनाने का? उत्तरी सीमा की पशुपालकों से रक्षा करना, यानी कि जो उत्तरी सीमा थी उसकी रक्षा के लिए चीन की दीवार बनाई गई थी। अवधि कितना टाइम लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में लगभग 2000 साल हमें लगे और बहुत ज़्यादा इसमें शिल्पकारों की जरूरत पड़ी। आगे इसकी लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो हमारा ये क्वेश्चन में बनता है कि चीन की दीवार है उसकी लंबाई कितनी है? तो वो हमारी है 6400 किलोमीटर। बुर्ज 100 से 200 मीटर की दूरी पर बुर्ज बनाए गए, यानी कि हर 200 यानी 100 या 200 के बीच की दूरी है तो उस पर हर इतनी दूरी पर एक बुर्ज बनाया गया है ताकि आसानी से वहां से देखा जा सके, या मतलब जासूसी की जा सके। और इस चीन की दीवार एक लंबी सड़क बनाई हुई है ऊपर चलने के लिए। आगे हमारा संदेशवाहक। संदेशवाहक किसे कहा जाता था? राजा के जासूस अधिकारियों पर नजर रखते। संदेशवाहक क्या काम करते थे? हमारा क्वेश्चन ये है कि संदेशवाहक क्या काम करते थे? तो राजा के जासूस अधिकारियों पर नजर रखते थे और राजा को इसकी सूचना देते थे। राज्यपाल। राजकुमारों को राज्यपाल बनाया जाता था। देखिए, जो हमारा मौर्य साम्राज्य था उसके भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे, जैसे तक्षशिला, उज्जैन, ये तो मुख्य प्रांत थे, पर छोटे छोटे बहुत प्रांत थे। और जिसमें से पाटलिपुत्र जो इसकी राजधानी था वहां से ही ज्यादातर इलाकों पर नियंत्रण रखा जाता था। और जो राज्यपाल थे वो राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। देखिए कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी एसएस आती है तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।